जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में फायर फाइटिंग एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युत आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। यदि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर हमारे पास उपलब्ध नहीं है और बिजली के उपकरणों में आग लग गई है तो आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे, तो आप किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। वेट केमिकल, ड्राई पाउडर, फोम, पानी या ऊपर के सभी। वेट केमिकल यानी गीला रसायन, इसमें भी करंट लगने का खतरा होता है, इससे भी हम आग को नहीं बुझाएंगे। आ गया था ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर एक सूखा पाउडर होता है जिसे BCB कहते हैं और सूखे पाउडर के अंदर करंट नहीं जाता, इसलिए हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे जहाँ पर हमारे पास CO2 एक्सटिंग्विशर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोम। फोम पानी के द्वारा बनता है, पानी और मैकेनिकल फोम को मिला करके ही फोम को बनाया जाता है, इसलिए जब हम लाइव इलेक्ट्रिक पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर करंट लगने का खतरा पैदा होगा, इसलिए हम वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पानी। पानी से भी करंट लगने का खतरा होता है, इसलिए वहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है। यानी नीचे कुछ उपकरण दिए जाएंगे, उनका वोल्टेज 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है। वो कौन सा उपकरण है, उस उपकरण को हमने पहचानना है। पहला इलेक्ट्रिक हुक, सेकंड फायर हुक, फिर फायरमैन एक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों हुक हैं। हुक को कहीं भी टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ सामान को बाहर खींचने के लिए, मलबे को बाहर खींचने के लिए, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ से सामान को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट आती है फायरमैन एक्स। फायरमैन एक्स के पीछे एक दस्ता लगा होता है जो कि रबड़ का दस्ता होता है, जिसे 20,000 वोल्ट पर चेक किया जाता है, जिसका वोल्टेज का टेस्ट हम 1 साल के बाद करते हैं, जिससे कि कहीं से वो कट जाए या वो कमज़ोर हो जाए दस्ता, या कहीं से पहले जल चुका हो, तो इस प्रकार से उसका टेस्ट किया जाता है कि आगे हम कभी भी उसका इस्तेमाल करें तो हमें कोई उसको पकड़ने से करंट ना लगे। और फायरमैन एक्स का इस्तेमाल हम दरवाजे की खिड़कियाँ या ऊपर के विंडो होते हैं वहाँ पे शीशे लगे होते हैं उसको तोड़ने के लिए, और बिजली के तारों को काटने के लिए हम फायरमैन एक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वोल्टेज का टेस्ट 1 साल के बाद किया जाता है, क्योंकि हमें बिजली के तारों को काटना पड़ता है फायरमैन एक्स से। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर में लचीली होज के साथ धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न लगा होता है। इसे समझते हैं। वह कौन सा एक्सटिंग्विशर है जिसमें लचीली होज, फ्लेक्सिबल होज के साथ धातु की भुजा, एक मेटल का ज्वाइंटर लगा होता है, उसके अंत में एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है। डिस्चार्ज हॉर्न फायर सर्विस के अंदर सिर्फ CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर ही लगा होता है। तो अभी हम इसको ऑप्शन को देखते हैं। ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, एयर स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर। ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, इस एक्सटिंग्विशर में पाउडर आता है जिस पाउडर का नाम होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसे क्लास A, B और C टाइप की फायर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिस्चार्ज नोजल में कोई डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगा होता है। सेकंड आता है वाटर टाइप। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की नोजल होती है जो वो नुकीली होती है। तीसरा ऑप्शन है C टाइप, एयर स्टोर प्रेशर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसकी नोजल भी नुकीली होती है, तो इसमें भी कोई डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगा होता। लास्ट ऑप्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर। लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, यानी जिसे हम CO2 एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसके अंदर
डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए, बी और डी आग कौन सी हैं? यानी हमने पहचानना है जो ऑप्शन आएंगे उसके अंदर क्लास ए, बी और डी ये तीनों आग उसके अंदर होनी चाहिए, वो मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धातु, बिजली के उपकरण, खाना पकाने का तेल। सेकंड ऑप्शन है धातु, खाना पकाने का तेल, सूखा रसायन। तीसरा ऑप्शन है कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ, धातु। और लास्ट ऑप्शन है बिजली के उपकरण, धातु और सूखा रसायन। तो इसमें क्लास ए, बी और डी, धातु डी में आती है, बिजली के उपकरण डी में आते हैं, खाना पकाने का तेल बी के अंदर आता है, इसमें ए क्लास नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं धातु, खाना पकाने का तेल, सूखा रसायन, इसमें भी ए क्लास फायर के अंदर कोई नहीं आता है। फिर आता है कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ और धातु, यानी कचरा ए क्लास फायर में आएगा, ज्वलनशील तरल पदार्थ ये बी क्लास में आएंगे। यहाँ पर ये तरल है, तरल पदार्थ, ज्वलनशील तरल पदार्थ, और धातु क्लास डी में आएगी। तो हमने कौन कौन से ऑप्शन देखने थे? हमने देखने थे ए क्लास, बी क्लास और डी क्लास। तो हमारी ये तीनों क्लास किस में मिलती हैं? ऑप्शन सी के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के बाद नोजल बहुत ठंडा हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका नोजल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन को देखते हैं। आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर नोजल बहुत ठंडा हो जाता है तो पहला ऑप्शन है आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अंदर की सामग्री समाप्त हो गई है इसलिए ये ठंडा हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है इसे जारी रखना सुरक्षित है। या लास्ट ऑप्शन है अंदर की सामग्री कम हो रही है। CO2 एक्सटिंग्विशर के जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके बाद में एक मेटल का लगा होता है यहाँ पर ज्वाइंटर, जिसमें डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है। जो मेटल का लगा होता है इसमें अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होकर के यहाँ पर क्या होता है, जम जाता है, ये जो इसका ज्वाइंट है यहाँ से बंद हो जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका उपयोग करेंगे बाहर से नोज़ल ब्लॉक हो जाएगी और ऊपर से हम इसको खोल देंगे, डिस्चार्ज नोज़ल भी फट सकती है, क्योंकि प्रेशर को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता नहीं मिलेगा तो प्रेशर क्या करेगा, कहीं ना कहीं से रास्ता अपना बनाएगा, तो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब का भी फटने का खतरा होता है, इसलिए इसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीथिंग apparatus के सिलेंडर पर मौजूद सफ़ेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? ब्रीथिंग apparatus यानी श्वसन यंत्र, उसके साथ जो सिलेंडर होता है उस पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी लगी होती है, वो किस गैस को दर्शाती है? तो इसके लिए हमें सिलेंडर पर मौजूद कलर कोडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ गैसों के कलर कोड को जानते हैं, जैसे नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल एयर के ऊपर बैंड होगा ग्रे और उसकी बॉडी भी ग्रे ही होगी, यानी नॉर्मल एयर का जो सिलेंडर होगा उसकी पूरी बॉडी ग्रे कलर की होगी। अमोनिया गैस का जो सिलेंडर होगा उस पर बैंड होगा लाल कलर का और जो बॉडी का कलर होगा वो पीला और काले कलर का होगा। CO2 का जो सिलेंडर होगा उसके ऊपर जो बैंड होगा वो सिल्वर कलर का होगा और बॉडी होगी ब्लैक कलर की। क्लोरीन का जो सिलेंडर होगा वो पूरी बॉडी पीले कलर की होगी। हीलियम का जो सिलेंडर होगा उसकी पूरी बॉडी भूरे रंग की होगी। हाइड्रोजन का जो सिलेंडर होगा उसकी पूरी बॉडी लाल रंग की होगी। नाइट्रोजन का जो सिलेंडर होगा उसकी बॉडी पर बैंड होगा काले कलर का और उसकी बॉडी होगी ग्रे कलर की। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा उस पर बैंड होगा सफ़ेद कलर का और बॉडी होगी काले कलर की। तो इसमें क्या पूछा गया है, सफ़ेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? तो सफ़ेद पट्टी किस सिलेंडर पर होती है? ऑक्सीजन के सिलेंडर पर होती है। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और CNG। तो हमने अभी कलर कोडिंग के अंदर क्या देखा? ऑक्सीजन
सिलेंडर के ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस पर सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टोव पर एक फ्राई पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक स्टोव जला रखा है या गैस जला रखी है, उसके ऊपर आपने फ्राई पैन में आप कुछ चीज़ फ्राई कर रहे हो और उसमें आग लग गई, तो उस आग को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका आप अपनाओगे। उसको ऑप्शन को देखते हैं। इसे बुझाने के लिए गार्डन होज का उपयोग करना चाहिए, यानी जो जिससे आप गार्डन में पानी देते हो उस होज का उपयोग हमें कर करके आग को बुझाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फ्राइंग पैन को निकटतम कूड़ेदान में ले जाएं। फ्राइंग पैन को उठा करके हम कूड़ेदान में ले जा करके उसको डाल दें। ऐसा करने से कूड़ेदान में भी आग लग सकती है। आगे तीसरा ऑप्शन देखते हैं। फ्राइंग पैन में फिट होने वाले ढक्कन से ढककर। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं। इसे तौलिए से तब तक हवा दें जब तक यह बुझ न जाए। तो तौलिए से अगर हम उसको हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो वो क्या होगी, और ज़्यादा भड़केगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसे समझते हैं। जो फ्राइंग पैन होता है उसके ऊपर फिट होने वाले ढक्कन से ढककर हम आग किन तरीक़ों से बुझाते हैं। कूलिंग, स्मूदरिंग, स्टार्विंग या चैन इनहाबिटेशन से। कूलिंग में पानी डाल करके आग को ठंडा करते हैं। स्टार्विंग में ईंधन को आग से अलग निकाल करके आग को बुझाते हैं। स्मूदरिंग में आग लगे कंटेनर को हम किसी चीज़ से ढक देते हैं जिससे उसकी ऑक्सीजन कटअप हो जाती है और आग बुझ जाती है। आग लगने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कटअप कर देते हैं। फ्राइंग पैन के ऊपर जब हम ढक्कन को ढक देंगे तो बाहर की ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो वो आग अपने आप ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से ज़्यादा कितने फीट की दूरी पर होने चाहिए। यानी एक डिटेक्टर लगभग 10 से 10.5 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है डिटेक्ट करने के लिए। जो धुआं, कहीं भी आग लगती है तो वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर जो होता है धुएं को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ये आगे सिग्नल भेज देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्प्रिंकलर, फिक्स इंस्टॉलेशन आदि ऑटोमेटिक चल पड़ते हैं। तो इस स्मोक डिटेक्टर जो पहचान करता है वो कितनी फीट तक उसको डिटेक्ट कर सकता है स्मोक को। तो अभी इसमें ऑप्शन देखते हैं। 15 फीट, 30 फीट, 9000 वर्ग फीट और 21 फीट। तो अभी जैसे हम पहले बताया 10.5 वर्ग फीट, यानी 10.5 वर्ग फीट चारों तरफ एक डिटेक्टर कवर करता है। तो दूसरा डिटेक्टर 10.5 के बाद दूसरा आएगा, तो वो कितने बाद आएगा, 10.5 यानी 21 फीट, यानी 10.5 एक हो गया, प्लस दूसरा डिटेक्टर होगा 10.5 फीट का एरिया जो कवर करेगा। यानी एक डिटेक्टर यहाँ पर है, दूसरा डिटेक्टर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये करेगा यहाँ 10.5 फीट तक और दूसरा यहाँ से 10.5 फीट तक। तो टोटल ये 21 फीट तक के बाद में एक डिटेक्टर होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है इज ए करेक्ट आंसर। 21 फीट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। 1993 से 1994 में कौन सी गैस विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है। यानी 1993 से 1994 में ऐसी कौन सी विशेष खतरे वाली गैस प्रणाली है जिससे हम आग बुझाते थे लेकिन वो अब बंद कर दी गई है। तो उसे देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। क्लीन एजेंट अभी चल रहे हैं। हेलोन, इसको बंद कर दिया गया है। वाटर मिस्ट भी अभी चल रहे हैं और CO2 भी अभी चल रहे हैं। तो अभी हमारी बंद होने वाली कौन सी चीज़ है, हेलोन, जिसे स्पेशल साइंटिस्टों के लिए ही ये इस्तेमाल के लिए अभी है। बाकी फायर फाइटिंग के इस्तेमाल के लिए अभी इसको बंद कर दिया गया है, जिसे 1993 से 1994 के अंदर इनको बंद कर दिया गया था। तो ये हेलोन 1301 और 1211 नंबर के हैं जिनको बंद कर दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है
वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंबल, बालू, रेत इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी चीज़ को कंबल से ढककर या उसमें बालू, रेत आदि डालकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर, ऑक्सीजन को रोक करके आग को बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसमें ऑप्शन को देखते हैं। कूलिंग, कूलिंग पानी से किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। स्टार्विंग, स्टार्विंग ईंधन को अलग अलग करके किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। समुद्रिंग, किसी भी कंटेनर में अगर हम ऑक्सीजन को नहीं जाने देंगे और कंटेनर को किसी कैप से या किसी कंबल या बालू, रेत आदि को उसमें डाल करके हम उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे तो उस प्रक्रिया को हम समुद्रिंग कहते हैं, यानी दम घोटना। आग का हम दम घोट करके आग को बुझाते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। या इसमें एक चेन इनहाबिटेशन होता है, जब आग लगती है तो निरंतर गैस पैदा होती रहती है और गैस पैदा होने की वजह से आग एक जगह से दूसरी जगह फैलती रहती है। उस चेन क्रिया को तोड़ना चेन इनहाबिटेशन कहलाता है। तो हमने क्या देखना था, ऑक्सीजन को जब कटअप करती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को जो रोकती है, वो प्रक्रिया कौन सी है? वो हमारी सी है, ऑप्शन सी है हमारी, समुद्रिंग। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली की आग लगने का मुख्य कारण होता है? हमने वो कारण ढूंढना है जिसकी वजह से बिजली की आग मुख्य रूप से लगती है, हमने वो कारण ढूंढना है। देखते हैं ऑप्शन, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज या करंट। आग तो सभी कारणों से लगती है, लेकिन मुख्य रूप से किससे लगती है? शॉर्ट सर्किट से। कहीं भी आप आग लगने की खबर देखते होंगे जहाँ पर बिजली से संबंधित कोई आग होगी, तो वहाँ पर ज़्यादातर मौक़ों पर आपको शॉर्ट सर्किट के नाम से ही बताया जाएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो इसलिए ज़्यादातर मौक़ों पर शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यानी जब हम आग बुझाते हैं तो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। CO2 का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए वह आग को किस रूप में बुझाता है, या उसका उपयोग हम कर रहे हैं तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा आग के ऊपर। तो अभी हम इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। कूलिंग एजेंट, CO2 क्या कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है? स्टार्विंग के रूप में काम करता है? समुद्रिंग के रूप में काम करता है? या इनमें से कोई नहीं है? तो इनको समझते हैं अभी। कूलिंग एजेंट, ये क्या आग को ठंडा करके बुझाता है? या स्टार्विंग, या ईंधन को अलग करता है? या ऑक्सीजन को कटअप करता है? या इनमें से कोई नहीं? ये समुद्रिंग करके आग को बुझाता है, क्योंकि इसकी जो तेज़ गति से CO2 आग के ऊपर फेंकी जाती है, तेज़ गति से फेंकने के कारण वहाँ से आग के स्थान से ये ऑक्सीजन को दूर कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। और CO2 ठंडी होने के कारण ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी देती है। तो इसका मेन ऑप्शन जो है सी है। तो सी क्या है? करेक्ट आंसर है, ये समुद्रिंग इफ़ेक्ट से आग को बुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए? व्यावसायिक भवन यानी बिजनेस बिल्डिंग के किसी भी तल पर मौजूद, किसी भी फर्श पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी एग्जिट द्वार कितनी दूर पर होना चाहिए। फायर रिस्क को देखते हुए जो 9 प्रकार की बिल्डिंगें हैं उनमें सुरक्षित पलायन मार्ग या बाहरी पलायन मार्ग या अंतिम निकास तक की दूरी तय की जाती है। इसमें जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं उसमें 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, एजुकेशनल बिल्डिंग होती है उसमें 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है उसमें 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, असेंबली बिल्डिंग होती है उसमें 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए, एजार्ट्स बिल्डिंग होती है उसमें 22.5 मीटर दूरी होनी चाहिए, और औद्योगिक
बिल्डिंग होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा दी गई है 45 मीटर दूरी होनी चाहिए, बाकी सभी में 30 मीटर दूरी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 40 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर और 25 मीटर। तो हमने अभी जो 9 प्रकार की बिल्डिंग थी उसमें निकास दूरी या निकास की यात्रा की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के कितने तरीके पता होना चाहिए। यानी कि आग आपके घर में लग गई और आपके निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर ही आग लग गई, तो फिर आप कैसे बचोगे। इसलिए एग्जिट द्वार एक के बजाय और भी होना चाहिए, जिससे हम किसी भी खतरे से निपटते हुए बाहर निकल जाएं। तो अभी हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 1, कम से कम 2 तरीके, 5 तरीके या मिश्रित तरीके। एक तरीके का तो बताया, जैसे एक तरीका होगा तो हम अगर उसी एक ही दरवाजे पर एक ही एग्जिट द्वार हमारे पास, उसी पर आग लग गई तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। 5 तरीके किसी उसमें हो नहीं सकते। मिश्रित तरीके ज़्यादातर मौक़ों पर नहीं मिलेंगे आपको। तो कम से कम 2 तरीके हमारे पास घर से बाहर निकलने के होने चाहिए, कम से कम 2। जैसे एक एग्जिट द्वार पर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम दूसरे दरवाजे से बाहर निकल पाएँ। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचे भवनों में आग लगने पर कौन सा बचाव का रास्ता अपनाया जाता है। जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं उनमें अगर आग लग जाती है तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए बचाव के लिए। ऑप्शन देखते हैं, अग्निशमन विभाग, हाइड्रोलिक सीढ़ी, लिफ्ट, आपातकालीन निकास या खिड़की। आग लगने के बाद हम अग्निशमन विभाग की हाइड्रोलिक सीढ़ी का इंतज़ार नहीं कर सकते। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से इंसान इधर से उधर भागने लग जाता है, तो हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। दूसरा लिफ्ट के अंदर अगर हम जाएंगे, आग लगने के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी लिफ्ट कहीं भी रुक सकती है, तो इसलिए हम लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आपातकालीन निकास, एमरजेंसी एग्ज़िट हर बिल्डिंग के अंदर होता है, तो हमें एमरजेंसी एग्ज़िट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई घटना घट जाती है तो हमें एमरजेंसी एग्ज़िट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऊंची बिल्डिंगों में जब भी आग लग जाती है तो हमें आपातकालीन निकास का रास्ता अपनाना चाहिए, उसके रास्ते ही हमें बाहर आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, खिड़की। कई बार न्यूज़ में आता है जब किसी ऊंची बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बच्चे खिड़कियों से जंप लगाते हैं या खिड़कियों से किसी चीज़ का सहारा लेकर के उतरते हैं और वो ऊपर से ही गिर गिर के हादसों का शिकार बनते हैं। अगर हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो हमें खिड़की का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमें आपातकालीन निकास, एमरजेंसी एग्ज़िट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वज़न तक के फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल में आते हैं। यानी रिफ़िल होने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर का वज़न कितना होना चाहिए जो पोर्टेबल में आए। जिसको एक पोर्टेबल होता है जिसको एक आदमी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाए और फायर फाइटिंग कर सके, उसे पोर्टेबल कहते हैं। तो अभी ऑप्शन को देखते हैं, 9 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 17 किलोग्राम। जो ऑप्शन हमारा डी है, इसमें क्या होता है, 17 केजी तक के जो एक्सटिंग्विशर हैं उन्हें पोर्टेबल में लिया गया है। टोटल वेट 17 केजी होना चाहिए। जिस एक्सटिंग्विशर के अंदर 17 केजी तक का वज़न होगा वह सभी एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल में आएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड फायर पर पानी डालने से पानी किस मेथड से आग को बुझाता है। सॉलिड फायर क्लास ए फायर को कहते हैं। क्लास ए फायर पर हम क्या क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। तो वो कौन सा मेथड हो गया, कूलिंग मेथड। तो अभी हम ऑप्शनों को देख लेते हैं।
कूलिंग, ब्लैंकेटिंग, स्मूदरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पानी डालने से क्या होता है, कूलिंग होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वही जे करेक्ट आंसर। ब्लैंकेटिंग कहते हैं जो कंबल डालते हैं किसी चीज़ पर, उसको ब्लैंकेटिंग कहेंगे। स्मूदरिंग, किसी कंटेनर में अगर आग लग रही है उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं तो उसकी ऑक्सीजन कटअप हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम स्मूदरिंग कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या शामिल है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए कपड़े पहने जाते हैं, उनमें कौन कौन से उपकरण शामिल हैं। तो उसको देखते हैं अभी। ऑप्शन ए है श्वसन सुरक्षा उपकरण, जिसे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी हेलमेट, ऑप्शन सी जूते या उपरोक्त सभी। ये श्वसन सुरक्षा उपकरण होते हैं, ये भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में आते हैं। हेलमेट भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में आते हैं, जूते भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में आते हैं। तो हमारे जो ये ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखे हुए सभी उपकरण पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के अंदर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीए सेट में लगे रेगुलेटर वाल्व का क्या कार्य होता है, यानी बीए सेट में ऊपर जो रेगुलेटर लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। तो अभी ऑप्शन को देखते हैं। प्रेशर को कम से अधिक करना, प्रेशर को अधिक से कम करना, प्रेशर को समान स्थिति में रखना या उपरोक्त सभी। उसका कार्य क्या होता है, जैसे 200 से 300 बार के प्रेशर में भरा जाता है तो उसको वो कन्वर्ट करके जितना इंसान सहन कर सके उसी हिसाब से उसको बेचता है। तो इसलिए कम से अधिक भी करता है, अधिक से कम भी करता है और समान स्थिति में भी रखता है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामकों के कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी जो फायर फाइटर के लिए जो कपड़े बनते हैं, फायर सूट बनते हैं, वो कपड़े किस सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं। उसको देखते हैं। ऊन, रेमेड, कपास या उपरोक्त सभी। फायर सूट हल्के बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल भी किया जाता है, रेमेड फाइबर का इस्तेमाल भी किया जाता है और ऊन का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। यानी वज़न में भी हल्का होना चाहिए, इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और अंदर से मुलायम भी होना चाहिए। इसी वजह से इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही फायर सूट को बनाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी चीज़ें मिला करके ही हम फायर सूट को बनाते हैं। ये थी फायर फाइटिंग MCQ पार्ट 2 की सीरीज़। आशा है आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।